हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गुप्तकालीन शासकों की, और इसी कड़ी में हमने कुछ बातें करी थी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में विशेष रूप से। फिर हमने समुद्रगुप्त को पढ़ा, और फिर हमने उसके बाद में बात करी कि समुद्रगुप्त के बाद में जो शासक बना वो रामगुप्त था, निर्बल शासक था। किस प्रकार से इसने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को जो है शकों को सौंप दिया था, और वहीं से गड़बड़ होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोगों ने बात करी कि किस प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम ने द्वितीय ने इन शकों को पराजित किया। शकों के शिविर से अपनी भाभी को वहां से छुड़वा के लेके आता है, और उसके बाद में वो रामगुप्त की हत्या कर देता है। रामगुप्त की हत्या करने के बाद में ध्रुव स्वामिनी से विवाह भी कर लेता है, और इस प्रकार से एक तरीके से शासन संचालित करता है। ये सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। साथ ही साथ मैंने इनके कई आपको अन्य नाम भी बताए थे। मैंने आपको कहा कि इन्हीं को देवगुप्त कहा जाता है, देवराज कहा जाता है, देवश्री कहा जाता है, सकारी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शकों को खा जाने वाला। कुछ उपाधियों की हमने बात करी, जैसे विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भट्टारक, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र, श्री विक्रम सिंह, अप्रतिरथ, इस प्रकार की ये उपाधियां थी। संपूर्ण गुप्त वंशावली में केवल दो ऐसे शासक हुए, एक तो समुद्रगुप्त और उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने अप्रतिरथ की उपाधि धारण करी थी। अप्रतिरथ का मतलब होता है जिसके विजय रथ को रोका नहीं जा सके। आगे फिर हमने बात करी इनकी दो पत्नियों की। एक तो हमने ध्रुव देवी की बात कर ली, और एक नागवंश की बात कर ली थी। नागवंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा, और इसी से उनको एक पुत्री हुई जिनका नाम था प्रभावती। इसी प्रभावती का विवाह, मैंने आप लोगों को कहा कि चंद्रगुप्त ने इस अपनी प्रभावती का विवाह जो है वाकाटक वंश के नरेश, जिनका नाम मिलता है रुद्रसेन द्वितीय, इस रुद्रसेन द्वितीय के साथ में किया। इसके आगे की बात हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शकों के साथ में प्रतिद्वंदता बढ़ गई है। ध्रुव स्वामिनी को वो छुड़ा करके लेके आ गया है, तो बहुत सारी चीजें वहां शकों के साथ में कई बार इनका भीषण संग्राम होता है, और हर बार ये शकों को पराजित भी करता है। लेकिन चंद्रगुप्त ने द्वितीय जो है वो इन शकों को पूर्ण रूप से जो है भारत से, पश्चिमी भारत विशेष रूप से, है ना, पश्चिमी भारत से समाप्त करना चाहता था। इसीलिए उसने रुद्रसेन द्वितीय, जो कि उसका दामाद था, इसकी सहायता से शकों को इसने पराजित किया बहुत बुरी तरीके से, और पश्चिम भारत में शकों का पूर्ण रूपेण उसने उन्मूलन कर दिया। और यही कारण है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहा जाता है। और इन्हीं शकों के ऊपर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। गुप्त वंशावली में, गुप्त शासकों में पहला ऐसा शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इन शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए, और चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम जो है ये शासक माना जाता है संपूर्ण गुप्त वंशावली में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हाल ही में एमपी, मध्य प्रदेश से हालांकि कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर जो है राजकुमारी और राजकुमार का चित्रण है, विवाह करते हुए उसमें प्रदर्शन किया गया है। तो कहीं ना कहीं फिर समीकरण ऐसा बिठाते हैं इतिहासकार की जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने राजा रानी प्रकार के जो सिक्के चलाए थे वो उन राजा रानी सिक्कों से वो साम्यता रखते हैं। और इसी कारण कहीं ना कहीं इतिहासकार फिर ये भी साबित करने का प्रयास करते हैं कि वस्तुतः हो सकता है कि संपूर्ण गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए हों, लेकिन ऐसा अभी तक प्रामाणिक रूप से साबित करने में इतिहासकार जो है असफल रहे हैं। तो इस स्थिति में यदि आपका ये प्रश्न आ जाता है कि गुप्त वंशावली में पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए, तो आपको उत्तर जो है क्या करना है, याद रखिएगा, उत्तर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ही करना है। कब चलाए? शकों को पराजित करने के बाद में उसने चांदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए थे। शक शासक था जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। इसी रुद्र सिंह तृतीय को उसने पराजित किया था। एक विशेष महत्वपूर्ण बात क्या
ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इस चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे और इन्हीं 9 विद्वानों की मंडली को नवरत्न कहा जाता था। कई बार सीधा सीधा प्रश्न आता है कि नवरत्न या नव विद्वान कौन से जो है शासक के शासनकाल में रहते थे। तो वहां उस स्थिति में 2 चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अकबर तो हमने पढ़ा है कि अकबर के शासनकाल में भी 9 विद्वान रहते थे, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 विद्वान रहते थे और इन्हें नवरत्न कहा जाता था। कौन कौन थे ये 9 विद्वान? तो उस संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो अमर सिंह, और अमर सिंह ने एक व्याकरणिक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अमरकोश। इस अमरकोश में गुप्तकालीन भूमियों के प्रकार की भी उसने जो है बात की है, ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद हम बात करेंगे वराहमिहिर, बड़े महान विद्वान वराहमिहिर, जिन्होंने 12 राशियों के बारे में बात करी। पृथ्वी गोल है उसके बारे में भी उन्होंने बात की और आर्यभट्ट के द्वारा दी गई संकल्पनाओं को उसने आगे बढ़ाया। वर्गमूल, घनमूल, इन संकल्पनाओं को भी उसने आगे बढ़ाया, जो कि वस्तुतः त्रिकोण जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करी थी आर्यभट्ट ने, और उसकी जो आगे की जो परिकल्पनाएं थी, इन परिकल्पनाओं को उसने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वराहमिहिर जो कि ज्योतिष भी था, ज्योतिष विद्या में निपुण था, और साथ ही साथ खगोल शास्त्री या गणितज्ञ भी हम गुप्त काल का उसको मान सकते हैं। उसके बाद में धन्वंतरी, और धन्वंतरी ये जो थे वो चिकित्सक थे। कौन थे? चिकित्सक थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि देवताओं के चिकित्सक कौन थे, तो देवताओं के चिकित्सक धन्वंतरी माने जाते हैं। कालिदास, कालिका दास, महान विद्वान जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की इन्होंने। कौन कौन से ग्रंथ थे, क्या क्या थे, आगे हम बात करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आपको मस्ती से, आप तो मस्त रहिएगा, ठीक है ना। अभी केवल इतना ही नाम याद रखना कि कालिदास जो है वो नवरत्नों में शामिल थे। उसके बाद हम बात करते हैं वर रुचि, व्याकरण के ज्ञाता थे वर रुचि भी। एक था घट करपर, घट करपर जो कि वास्तुकार था। एक शंकु, शंकु जिसका वो भी जो है वास्तुकार माने जाते हैं। वेताल भट्ट, वेताल भट्ट की खूब आपने कहानियां सुनी होगी, तांत्रिक और जादूगर हुआ करते थे। और एक शपनक, शपनक जो कि लेखक, कवि और ज्योतिष में निपुण व्यक्ति थे, शपनक। ये कुल 9 लोग थे, 9 विद्वानों की मंडली थी, और यही मंडली नवरत्न कहलाती थी। ये सारे के सारे लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कहीं ना कहीं किसी न किसी विशेष रूप में ये लोग रहते थे, उससे संबंधित थे। अब यहां से एक प्रश्न आपका लॉजिकल प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है आपसे? सीधा सीधा या तो नवरत्नों में कौन शामिल था, कौन नहीं था, इस तरीके का प्रश्न बन जाता है। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट को लेकर के, क्योंकि गुप्त काल के सबसे महानतम व्यक्ति के रूप में यदि हम देखते हैं तो 2 नाम बड़े विशेष रूप से उभर करके आते हैं। एक तो कालिदास, महाकवि कालिदास, ठीक है, और दूसरा जो है याद रखिएगा, दूसरा आपसे आर्यभट्ट, बड़े महान विद्वान गणितज्ञ हुए थे, और ज्योतिष और खगोल शास्त्र का भी इन्हें अद्भुत जो है ज्ञान हुआ करता था, ठीक है। तो यहां से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था या नहीं था। तो याद रखिएगा कि आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं हुआ करता था। तो ये सारी चीजें मैं अब आपके सामने लिखने वाला हूं। उसके बाद हम बात करेंगे चीनी यात्री फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुछ बातें हम लोग कर चुके, उससे आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा रेस्ट ऑफ पार्ट, ठीक है, पिछली क्लास का। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश के शासक वाकाटकों की सहायता से, वाकाटकों की सहायता से और वाकाटक बोले तो कौन बेटा, याद रखना, रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है, कौन? रुद्रसेन द्वितीय की सहायता से शक शासक
रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर को पराजित कर पश्चिमी भारत से शकों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। पश्चिमी भारत से शकों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया, पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। अतः उसे सकारी कहा जाता है, सकारी कहा जाता है। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए। तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ऐसा करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ठीक है। नेक्स्ट बात कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नव विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। कौन कौन से नवरत्न थे उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। नंबर 1 अमर सिंह, नंबर 2 कालिदास, नंबर 3 वरामिहिर,
नंबर 4 घटकर पर। नंबर 5 शंकु। नंबर 6 वेताल भट्ट। नंबर 7 धनवंतरी। नंबर 8 वररुचि। नंबर 2 शपणक। कौन था? शपणक। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, ये 9 नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। अमर सिंह हो गया, कालिदास हो गया, वरामीर, घटकर पर, शंकु, वेताल भट्ट, धनवंतरी, वररुचि और शपणक। ये कुल 9 विद्वान आपके यहाँ पर इसके दरबार में निवास करते थे, कहीं ना कहीं दरबार से संबंधित थे। और इन्हीं 9 विद्वानों को नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। याद रखिएगा कि विशेष बात क्या कि आर्यभट्ट नवरत्नों में शामिल नहीं था। नवरत्नों में शामिल नहीं था। ये बात आपके विशेष रूप से बन जाती है, स्मरणीय तथ्य है। अगली बात कि दिल्ली के मेहरौली स्तंभ में, दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ, मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक का उल्लेख किया गया है। चंद्र नामक शासक का उल्लेख किया गया है। जिसका समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ किया गया है, जिसका समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ तो ये हमने बात कर ली किसकी? नवरत्नों की बात कर ली। एक विशेष रूप से याद रखना कि मेहरौली लौह स्तंभ कब लगाया गया, क्या लगाया गया, इसके बारे में कोई विशेष जानकारियाँ मिलती नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें अपने मन मर्जी से छापी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि उसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख जरूर मिलता है। अब ये चंद्र नामक शासक ऐसा तो है नहीं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शासक हुए, उससे पूर्व चंद्रगुप्त प्रथम भी शासक हुए थे। उससे पूर्व यदि हम बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य भी शासक हुए। लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार फिर ऐसा जो है कहने का प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं कि जो ये मेहरौली लौह स्तंभ में जो चंद्र शब्द उल्लेख किया गया है, ये चंद्र शब्द उल्लेख वस्तुतः चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए किया गया होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत बाद में लगाया गया। ये बात तो सही साबित है कहीं ना कहीं। और चंद्रगुप्त प्रथम इतना भी ज्यादा महान शासक नहीं था कि उसके बारे में उल्लेख करे इतिहासकार। तो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा
महान व्यक्तियों की हम बात करते हैं गुप्त शासकों में, तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त बड़े महान शासक हुए, तो इसलिए समुद्रगुप्त का वहां पर नाम है नहीं, तो इसका मतलब जो चंद्र शब्द लिया गया है वो यूज कहीं ना कहीं फिर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो शब्द लिया गया है ये शब्द किसके लिए है, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए। कहीं ना कहीं ठीक भी लगता है कि हाँ चलो हो सकता है। अगली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखो चीनी यात्री, और चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान, चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान ये भारत में आता है। 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में रहता है। वस्तुतः फाहियान का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो शाब्दिक अर्थ धर्माचार्य के रूप में ग्रहण किया गया है। धर्माचार्य किस लिए, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जब ये फाहियान भारत आया था तो वो वस्तुतः बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वो भारत आता है। इस प्रकार का जो है उल्लेख हमें मिलता है। इस फाहियान ने अपना एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है फोकोकी या फ्यूकोकी, है ना, फ्यूकोकी या फोकोकी एक ही बात है, ठीक है। इस फोकोकी नामक ग्रंथ में उसने हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन वस्तुतः इस ग्रंथ में उसने मध्य भारत या मध्य देश जिसे बोलते हैं, मध्य देश का मतलब पाटलिपुत्र था बेटा, है ना, तो वहां पर उसने कहा कि मध्य देश जो था वो ब्राह्मणों का देश हुआ करता था। किसका? ब्राह्मणों का देश हुआ करता था। और याद ये रखिएगा कि वो थोड़ी सी यहाँ मध्यकालीन भारत में, या मध्य देश की, मध्यकालीन भारत तो कहना गलत होगा, मध्य देश ही समझो इसको, वो कहता है कि यहाँ थोड़ी सी न्याय व्यवस्था के बारे में वो जानकारी देता है, और साथ ही साथ भारतीय लोगों के आचार व्यवहार और व्यवहार के बारे में भी वो जानकारी देता है। वो कहता है कि मध्य देश जो है वो ब्राह्मणों का देश है, यहाँ के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा सात्विक है कि वो मांस का भक्षण नहीं करते, लहसुन भी नहीं खाते, और अपराध नहीं के बराबर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपराध करे, यदि कोई व्यक्ति बार बार अपराध करे तो पहले तो उसको समझा दिया जाता था, लेकिन फिर भी नहीं माने काला कत्ता की तरह, तो फिर क्या किया जाता था, उसका दाहिना हाथ जो है काट लिया जाता था। ये हाथ ही काट लिया तो सारे काम खाएगा किससे, पिएगा किससे, आगे बात समझ में। तो दाहिना हाथ जो है उसका जो है बार बार जो है अपराध करने पर उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता था। और वस्तुतः वो एक उल्लेख ये भी करता है कि यहाँ मध्य भारत के जो लोग हैं, मध्य देश के जो लोग हैं, वो अपने घरों में ताले नहीं लगाते। इस प्रकार की बिल्कुल जो है शांति व्यवस्था स्थापित कर रखी थी किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और साथ ही साथ वो कहता है कि वस्तु विनिमय के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। कौड़ियां बोले तो क्या है, आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उछाल, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, उछाल करने के लिए जो व्हाइट कलर की जो कौड़ियां होती है, उन कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था वस्तु विनिमय में। तो इसका ये कथन जो है वो कहीं ना कहीं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था जो है, इस गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास करता है। और यथार्थ रूप में यदि हम देखें तो ये सही भी है। क्यों? क्योंकि अब से पूर्व तक के जो काल थे, विशेष रूप से मौर्य काल में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, है ना, उसके बाद में भी अर्थव्यवस्था ठीक रही, लेकिन यहाँ आते आते अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी थी वो बिल्कुल एक तरीके से ढीली हो गई थी। क्योंकि जो बाहरी, जो विदेशों के साथ में जो व्यापार व्यवस्था प्राचीन भारत में जो चलती थी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से समापन की ओर हो चली थी। लंबी दूरी के जो व्यापार थे वो लंबी दूरी के व्यापार समाप्त से हो चले थे। आगे हम बात करेंगे इसकी गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के दौरान कि लंबी दूरी के जो व्यापार थे उनमें बहुत तेजी के साथ में गिरावट आई, और ज्यादा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं था। क्योंकि गुप्त जो शासक थे उनके काल में साहित्य, कला, संस्कृति में इस प्रकार से विशेष जो है अपनी चरम सीमा को विकास प्राप्त कर गया था, विकास ने अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर लिया था। इसीलिए कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता कि बाहरी जो व्यापार था उसके साथ में कोई ज़्यादा विशेष कोई लेन देन वाली बात होती नहीं थी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं फाहियान की। फाहियान
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया। 399 से 414 ईस्वी तक, 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में रहा। अगली बात, नेक्स्ट बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना कि इसका ग्रंथ आपसे पूछ लिया जाता है और ग्रंथ का नाम है फोकोकी। फोकोकी या फोक्यू की, ठीक है। अगली बात कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं किया है। अगली बात कि मध्य देश को ब्राह्मणों का देश बताया है। मध्य देश को, मध्य देश पाटलिपुत्र, ठीक है, को ब्राह्मणों का देश बताया है। और लिखा है कि भारतीय लोग मांस, लहूसन इत्यादि का उपयोग नहीं करते, इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। मध्य देश के लोग मध्य देश के लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया, ध्यान रखना। प्राचीन भारत के संदर्भ में तो ये उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे। वहीं यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से शेरशाह सूरी, कौन? शेरशाह सूरी। इस शेरशाह सूरी के शासनकाल में भी कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा अत्यधिक कठोर बना दी थी शेरशाह सूरी ने कि लोग इतने ज्यादा भयभीत थे कि चोरी, डकैती, लूटपाट इस प्रकार की कोई भी चीज होती नहीं थी। इसलिए लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे और आराम से चैन की नींद सोते थे। डॉक्टर कानून को एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए और उन्होंने कहा कि जब शेरशाह सूरी का शासनकाल था भारत में 1540 से 1545, द्वितीय अफगान साम्राज्य विशेष रूप से, तो इस शासनकाल के दौरान शेरशाह सूरी ने इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित कर दी थी कि लोग जो है चोरी करने से पहले, डकैती करने से पहले 10 बार सोचते थे। गांव का, क्योंकि सत्ता का उसने एक तो विकेंद्रीकरण किया, गांव का जो मुखिया था वो खुद और मुकदम के नाम से जाना जाता था। यदि किसी व्यक्ति के गांव में किसी व्यक्ति के साथ में खुद या मुकदम जो गांव का मुखिया था, उसकी बात, उसके बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
कि गांव में किसी व्यक्ति के साथ में यदि लूटपाट हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, तो उस स्थिति में गांव का जो मुखिया था, उस गांव के मुखिया को उसकी भरपाई करनी पड़ती थी। और केवल उतनी भरपाई नहीं, उससे दुगुनी चार गुनी भरपाई भी जो है शेरशाह सूरी करवा लेता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है, कोई बुढ़िया माता जी, बूढ़ी माँ अपने सिर के ऊपर गहनों की टोकरी रख करके वो कहीं जा रही होती है। सुबह से शाम हो गई, इसलिए वो थक गई और एक पेड़ के नीचे वो विश्राम करने लग जाती है। उनको नींद आ जाती है और इस स्थिति का जब पता चलता है गांव के मुखिया को, खुद मुकदम या चौधरी जिसे कहा जाता था, तो वो पूरी रात उस बुढ़िया माता जी की जो है पहरेदारी करते हैं, चौकीदारी करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और ठीक इसी प्रकार की, क्योंकि फाहियान ने भी उल्लेख किया कि मध्य देश के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शांति प्रिय लोग हुआ करते थे। कैसे शांति प्रिय लोग थे? हिंसा नहीं के बराबर थी, अपराध नहीं के बराबर थे, और इसलिए लोग घरों में अपने ताले नहीं लगाते थे। अपराध नहीं के बराबर थे, नहीं के बराबर थे। ठीक है, बार बार अपराध करने पर देखो, याद रखना कि मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। बार बार अपराध करने पर अपराधी का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे बात समझ में। और अंतिम हम बात कर लेते हैं इसी के संदर्भ में, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इसका विशेष रूप में आप ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी एक और नई राजधानी स्थापित की थी, दूसरी राजधानी बनाया, और दूसरी राजधानी उसने उज्जैन, एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, उज्जैन को अपनी साम्राज्य की उसने दूसरी राजधानी बनाया, जिसके बारे में जानकारी मेहरौली के लोह स्तंभ से भी हमें देखने के बारे में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी भी मिलती है। ये याद रखना, क्योंकि वहां पर चंद्र नामक शब्द का उल्लेख है। द्वितीय राजधानी के रूप में उज्जैन को अपनाया, और प्रथम राजधानी आपको पता है क्या थी? पाटलिपुत्र। लास्ट बात कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी, अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। और याद रखिएगा कि प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी।
चलिए, तो ये बात हो गई, हमने बात कर ली है सारी की सारी किसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। नया शासक हम लोग पढ़ने वाले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद में जो शासक बना वो महेंद्रगुप्त या महेंद्रादित्य जिसे कहा जाता है, महेंद्रादित्य प्रथम। इसका जो अन्य नाम मिलता है, एक नाम मिलता है आपको कुमारगुप्त। इसकी बहुत सारी उपाधियां भी मिलती है, और उपाधियां कौन कौन सी, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमहेंद्र, ये इस प्रकार की जो है उपाधियां आपको देखने के लिए मिलती है। वहीं चीनी यात्री वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब यहां से थोड़ा सा चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है, किस रूप में हो जाती है, ध्यान से सुनना। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 ईस्वी में भारत आया, 644 ईस्वी तक वो भारत में रहा। उसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सीयू की, और बौद्ध धर्म की विशद जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आता है। नालंदा विहार जो कि विशेष रूप से फलीभूत हुआ महेंद्रादित्य के शासनकाल में, क्योंकि महेंद्रादित्य ने यहाँ पर एक बौद्ध विहार की, बड़े बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी, और यहीं से फिर आगे चल करके यहाँ से शिक्षण का कार्य जो है प्रारंभ किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जिसे आप समझते हैं, वही नालंदा विहार। तो चूंकि वेनसांग कहता है कि नालंदा विहार की स्थापना शक्रादित्य के द्वारा की गई थी। कौन कहता है ये बात? वेनसांग कहता है। और इसीलिए इस शक्रादित्य का समीकरण बिठा लिया गया किसके साथ में? महेंद्रादित्य या कुमारगुप्त जिसे कहते हैं हम लोग। ये कुमारगुप्त के संपूर्ण शासनकाल की जो जानकारी है वो बिलसुड अभिलेख जो है, बिलसुड अभिलेख जो कि एटा जिला उत्तर प्रदेश से हमें देखने को मिलता है। इसी बिलसुड अभिलेख में गुप्त वंशावली का जो है उल्लेख मिलता है। दोस्तों याद रखिएगा कि बिलसुड अभिलेख में केवल और केवल एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति कौन सा बेटा जी? रामगुप्त। इस रामगुप्त के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, और इसी बिलसुड अभिलेख में महेंद्रादित्य का जो शासनकाल का समय है वो 414-15 से लेकर के 455 ईस्वी का जो शासनकाल है वो किसका माना गया है? महेंद्रादित्य का माना गया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कौन से शासक का उल्लेख नहीं मिलता, तो रामगुप्त का नहीं मिलता। कौन से अभिलेख में गुप्त वंशावली का उल्लेख मिलता है? तो बिलसुड अभिलेख में मिलता है। आगे जब हम गुप्तकालीन कला संस्कृति की बात करेंगे, स्तंभलेखों की बात करेंगे, मैं आपको प्रत्येक जो शासक हुए उसके अभिलेखों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। अब एक चीज विशेष रूप से यहाँ पर और ध्यान रखना है हमें। क्या ध्यान रखना है बेटा जी? याद रखिएगा कि गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख लगाने का श्रेय किसको जाता है? कुमारगुप्त को जाता है। और कुमारगुप्त पहला ऐसा शासक है जिसके अभिलेख हमें बांग्लादेश वर्तमान वहां से भी देखने को मिलते हैं। वहां से उसके 3 ताम्रपत्र हमें देखने को मिलते हैं। दामोदरपुर, धनदेई और वेईग्राम नामक 3 ताम्रपत्र हमें देखने को मिलते हैं। कहां से? बंगाल से, जो कि अब वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश है। वहीं ग्वालियर के पास, मध्य प्रदेश ग्वालियर, वहीं से एक तुमेन अभिलेख प्राप्त हुआ है, और इस तुमेन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति शांत कहा गया है। शरदकालीन सूर्य की भांति शांत कौन से व्यक्ति को कहा गया? तो याद रखिएगा कि महेंद्रादित्य को कहा गया। किसको कहा गया? महेंद्रादित्य को कहा गया। ये बात याद रखना। मध्य भारत, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र में जो है चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो कुमारगुप्त को जाता है। ये बात भी विशेष स्मरणीय बन जाती है। पश्चिम भारत में चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय किसको गया? क्योंकि शकों को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और वहीं पर उसने व्याघ्र प्रकार के जो है सिक्के चलाए थे। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि मध्य भारत अर्थात पाटलिपुत्र में चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य प्रथम को जाता है। इसने अपने सिक्कों के ऊपर एक विशेष बात की। अब से पहले तक के जो सिक्के थे उन ज्यादातर सिक्कों के ऊपर जो है गरुड़ का अंकन किया जाता था।
किसका? गरुड़ का अंकन। और ये गरुड़ का अंकन ये प्रदर्शित करता है कि जो गुप्त शासक जो थे, ये गुप्त शासक भगवान विष्णु के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के उपासक हुआ करते थे। लेकिन पहली बार यहां पर कुछ चीजें परिवर्तित की। महेंद्रादित्य ने क्या परिवर्तन किया देखिएगा कि अपने सिक्कों पर उसने गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया। किसका अंकन करवाया? मयूर का अंकन करवाया। और मयूर के अंकन से ऐसा हमें प्रतीत होता है कि जो ये गुप्त शासक थे ये शैव धर्म के उपासक भी हुआ करते थे। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो मयूर है ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। जो कार्तिकेय कौन थे? भगवान शिव के पुत्र थे। इसी के काल में नालंदा बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार जो है उसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर है ये प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपका नालंदा बौद्ध विहार को लेकर के। तो याद रखना बिहार में है। बिहार बोले तो राजगीर, और राजगीर का एक गांव है जिसका नाम है बड़गांव। क्या नाम है? बड़गांव। बिहार के राजगीर के बड़गांव में स्थित है नालंदा बौद्ध विहार। और इसी नालंदा बौद्ध विहार को महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। महायान बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। महायान जो कि बौद्ध धर्म की एक विशेष शाखा थी जिसके प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि वो महायान से संबंधित जितने भी जो चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा जो ग्रंथावली मिलती है महायान से संबंधित, वो आपको नालंदा बौद्ध विहार से देखने को मिलती है। और नालंदा बौद्ध विहार में एक धर्मगंज नामक पुस्तकालय है। पिछली बार अभी आरएस में भी ये प्रश्न पूछा गया था, और उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था विशेष रूप से। संस्कृत शिक्षा विभाग ने जो पेपर करवाया उसमें ये प्रश्न आया था। तो याद रखना कि पुस्तकालय का नाम क्या है? धर्मगंज। और धर्मगंज पुस्तकालय इतना बड़ा है कि उसके 3 भाग है। कौन कौन से? रत्नोदधि, रत्न रंजक और रत्न सागर। ये 3 भाग ऐसे पुस्तकालय के। ये बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है, मैंने आपको कहा कि चीनी यात्री वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विहार आता है और यहीं पर उसने अध्ययन किया कई समय तक के लिए। और बाद में जब वापस जा रहा था यहाँ से, तो उस समय चीनी चोर चोटो 1 नंबर को, है ना, अपने साथ में 6000 बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ ले गया था। कहाँ से? नालंदा विहार से। 6000 ग्रंथ, आप सोचिए, कल्पना कीजिए। ठीक है, खैर आगे यदि हम बात करते हैं तो इसी कुमारगुप्त के शासनकाल के अंतिम समय में एक तो पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ और दूसरा हुणों का भी कुछ आक्रमण हुआ। इन पुष्यमित्रों और हुणों के आक्रमण को दमन करने के लिए इस कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को आक्रमण का सामना करने के लिए भेजा। स्कंदगुप्त ने इनको बहुत बुरी तरीके से पराजित किया और उसी दौरान कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य प्रथम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और नया जो शासक बनता है आपका, वो कौन बनता है? स्कंदगुप्त, जो कि गुप्त वंशावली का एक तरीके से अंतिम महान शासक माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग महेंद्रादित्य। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कुमारगुप्त प्रथम। इसकी उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं। उपाधियां, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, श्री महेंद्र, अश्वमहेंद्र,
महेंद्र। विशेष बात याद रखना कि चीनी यात्री वेनसांग ने, चीनी यात्री वेनसांग ने इसे शक्रादित्य कहा है। इसके शासनकाल की यदि हम बात करें तो बेटा याद रखना कि 414 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख लगाने का श्रेय कुमारगुप्त को ही जाता है। बिलसड अभिलेख की मैंने बात बता दी आपको, ठीक है ना, और आगे बात करेंगे बेटा बिलसड अभिलेख के बारे में, ठीक है। जब गुप्तकालीन कला संस्कृति में आप लोगों को बताऊंगा तो एक एक फिर से मैं इनके जो है बताने वाला हूं, ठीक है। प्रथम शासक जिसके अभिलेख बांग्लादेश से भी प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा कि मध्य भारत में पाटलिपुत्र, चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है, चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया। मयूर का अंकन करवाया, ये ध्यान रखना, ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात बन जाती है आपकी कि मयूर का अंकन करवाने वाला व्यक्ति कौन था। जो कि इसके सेव अनुयायी होने का प्रमाण देता है। इसके सेव अनुयायी होने का
प्रमाण देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, नालंदा बौद्ध विहार। याद रखिएगा कि स्थापना कुमारगुप्त के समय, नेक्स्ट बात की कहां पर है, तो बिहार के राजगीर के बड़गांव में स्थित है। याद रखिएगा कि इसे महायान बौद्ध धर्म का, इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, इसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यहां धर्मगंज नामक एक पुस्तकालय है। यहां धर्मगंज नामक पुस्तकालय है। जिसके 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है। सीधा सीधा प्रश्न आता है कि रत्न रंजक, आरएस में ये इस रूप में पूछा गया, रत्न रंजक, रत्न सागर और रत्नोदधि क्या है? रत्नोदधि, ठीक है। ये इसके 3 भाग है, ध्यान रखिएगा। स्टार बना के एक बात कर रहा हूं कि चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा से शिक्षा प्राप्त की थी। वापस चीन जाते समय अपने साथ 6000 बौद्ध ग्रंथ ले गया।
फिर से एक महत्वपूर्ण बात कि तुमेन अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की भांति शांत कहा गया है। ठीक है, अगली बात कि इसके शासनकाल के अंतिम समय में पुष्यमित्रों व हूणों का आक्रमण हुआ। कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को दमन करने हेतु भेजा। स्कंदगुप्त ने नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा के तट पर पुष्यमित्रों को पराजित किया। आगे बात समझ में, तो पुष्यमित्रों को पराजित करता है। प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी ऐसा बोलते हैं कि इसने लगातार युद्ध लड़ा स्कंदगुप्त ने। ऐसा कहा जाता कि 3 दिन तक युद्ध भूमि में ही रहा, युद्ध भूमि में ही इसने शयन किया। और पुष्यमित्रों को इस प्रकार से उन्होंने धूल चटाई कि संपूर्ण जो धरती है वो संपूर्ण धरती कंपायमान हो उठी। पुष्यमित्रों के आक्रमण के जो जानकारी हमें भित्री अभिलेख से मिलता है जो कि स्कंदगुप्त के समय का है, और हुणों के आक्रमण की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, वो भी किसके समय का है, स्कंदगुप्त के समय का है। दोस्तों याद रखिएगा कि कुमारगुप्त की पत्नी का नाम अनंत देवी मिलता है, और इसी अनंत देवी का पुत्र था जिसका नाम क्या था, स्कंदगुप्त। क्या नाम था, स्कंदगुप्त। ये बात आपके लोगों के लिए विशेष स्मरणीय ये हो जाती है, याद रखिएगा। एक मंदसौर प्रशस्ति, और इसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, केवल बता रहा हूँ। मंदसौर प्रशस्ति भी कुमारगुप्त के समय की है, और इसी में मालवा का एक राज्यपाल था जिसका नाम था बंधु वर्मा। इस बंधु वर्मा ने मालवा में इसी कुमारगुप्त के समय एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, और मालवा का अन्य नाम भी मिलता है दसपुर। क्या नाम मिलता है, दसपुर। ठीक है, एक लास्ट बात नोट लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि स्कंदगुप्त की माता का नाम अनंत देवी था। ठीक है प्यारे साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। बाकी हम लोग बात करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में अगली क्लास में, साथ ही साथ भानुगुप्त वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर थोड़ा सा हम गुप्त प्रशासन, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, और डिटेल में हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन कला, संस्कृति, साहित्य, ठीक है, और विज्ञान। ठीक है, आगे बात समझिए। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।